नमस्ते। तो व्यक्तित्व पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चे गुवेरा। चे गुवेरा। हाँ, एक नाम जो सुनते ही बहुत कुछ दिमाग में आता है। बिल्कुल। क्रांति, बगावत, वो आइकॉनिक चेहरा टी शर्ट्स पर। लेकिन इस तस्वीर के पीछे का इंसान कौन था? अर्जेंटीना में पैदा हुए डॉक्टर अर्नेस्टो गुवेरा, जो क्यूबा की क्रांति के हीरो बने और फिर बोलीविया के जंगलों में मारे गए। एक पूरी कहानी है। हाँ, और कहानी सीधी साधी नहीं है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, एक डॉक्टर थे, लेखक, विचारक, डिप्लोमैट, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और हाँ, एक बेहद विवादास्पद कंट्रोवर्शियल फिगर भी। सही कहा। उनकी विरासत पर आज भी कितनी बहस होती है। कुछ के लिए हीरो, कुछ के लिए विलन। बिल्कुल। जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही विवादित। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम कोशिश करेंगे कि अलग-अलग सोर्सेज जैसे पीबीएस की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, विकिपीडिया है, वेरिटास जर्नल के लेख हैं और खुद उनकी डायरीज भी, इनके आधार पर चे गुवेरा की जिंदगी और उनके आइडियाज को थोड़ा समझें। हाँ, परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। कैसे वो अर्जेंटीना के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, एक डॉक्टर, क्रांति के रास्ते पर चला और फिर दुनिया भर में एक प्रतीक, एक सिंबल बन गया। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को गिनाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है उन एक्सपीरियंसेस, उन विचारों को टटोलना जिन्होंने अर्नेस्टो को चे बनाया, और ये भी कि क्यों वो आज भी इतने रेलेवेंट हैं, चाहे अच्छे कारणों से या बुरे। हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों पर टिके रहें और अलग-अलग नजरिए, जो अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उन्हें सामने रखें। जरूर, एक बैलेंस व्यू देने की कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जेंटीना से। अर्नेस्टो गुवेरा दी ला सर्ना, 1928 रोसारियो में जन्म। परिवार ठीक ठाक था, मतलब अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। स्पेनिश, बास्क, आयरिश जड़ें थीं। हाँ, लेकिन जिंदगी एकदम आसान नहीं थी। उन्हें बचपन से ही सीरियस अस्थमा था, अक्यूट अस्थमा, और ये प्रॉब्लम जिंदगी भर उनके साथ रही। ओह, इसके बावजूद वो काफी एक्टिव थे, सुना है। हाँ, गजब का विल पावर था। अस्थमा के होते हुए भी रग्बी खेलते थे और काफी एग्रेसिव प्लेयर थे। उनका निकनेम था फ्यूजर, मतलब एल फूरिबुंदो यानी गुस्सैल, और उनकी माँ का सरनेम सरना, इन दोनों को मिलाकर। फ्यूजर, इंटरेस्टिंग। और सिर्फ रग्बी ही नहीं। नहीं, स्विमिंग, फुटबॉल, गोल्फ, शूटिंग, सब में हाथ आजमाया। मतलब खेलकूद में काफी रुचि थी। और पढ़ाई में? किताबी कीड़ा भी थे। उनके घर में कहते हैं हजारों किताबें थी। मार्क्स, फॉकनर, लेनिन, सार्त्र, कीट्स, पाब्लो नेरुदा, मतलब रेंज बहुत बड़ा था। फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर सब पढ़ते थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि सीआईए की एक रिपोर्ट में भी लिखा था कि वो क्वाइट वेल रेड थे। मतलब सीआईए भी मानती थी कि पढ़े लिखे बहुत थे। बिल्कुल, लेकिन उनकी जिंदगी का जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो शायद उनकी यात्राएं थी। हाँ, वो मोटरसाइकिल वाली यात्राएं। हाँ, एग्जैक्टली। 1950 में अकेले साइकिल पर निकले थे और फिर 1951-52 में दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ मोटरसाइकिल पर पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाया, बहुत करीब से दिखाया, फेस टू फेस। जैसे कि कुछ खास अनुभव? हाँ, जैसे चिली में कॉपर माइंस में मजदूरों की हालत देखी, पेरू में एक लेपर कॉलोनी में वॉलंटियर किया, कोढ़ियों के साथ वक्त बिताया, किसानों का शोषण देखा। ये सब अनुभव बहुत गहरे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी है, द मोटरसाइकिल डायरीज, जो बाद में बेस्ट सेलर बनी। कैसे वो पूंजीवादी शोषण के कांपते हुए जीते जागते शिकारों से मिले। ये शब्द बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और यहीं से उनके अंदर एक पैन अमेरिकन आइडेंटिटी पनपने लगी कि पूरा लैटिन अमेरिका एक है और इसे बाहरी ताकतों, खासकर अमेरिकी डोमिनेशन और शोषण से आजाद कराना है। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई तो पूरी की थी ना? हाँ, जून 1953 में डॉक्टर बन गए, लेकिन मन कहीं और था। उन्हें लगने लगा था कि सिर्फ दवाइयों से लोगों का भला नहीं होगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा, और उसके लिए राजनीति और हथियारबंद संघर्ष, आर्म्ड स्ट्रगल जरूरी है। तो डॉक्टर बनने के बाद वो फिर निकल पड़े? हाँ, 1953 में फिर से यात्रा पर निकले। इस बार ग्वाटेमाला पहुंचे। ग्वाटेमाला, वहां क्या चल रहा था उस समय? वहां जैको अर्बेंस की चुनी हुई सरकार थी। वो कुछ सुधार कर रहे थे, खासकर लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। अच्छा। और इससे जो बड़ी अमेरिकी कंपनी थी, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जिसके पास बहुत जमीनें थी, वो नाराज हो गई। उनका काफी पॉलिटिकल दबदबा भी था। और यहीं चे ने अमेरिकी इंटरवेंशन देखा। बिल्कुल सीधा अनुभव। 1954 में सीआईए ने एक सीक्रेट ऑपरेशन पीबी सक्सेस के जरिए तख्ता पलट करवा दिया। अर्बेंस की सरकार गिरा दी गई। ओह। चे अर्बेंस के लिए लड़ना चाहते थे, हथियार उठाना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें मेक्सिको भागना पड़ा।
इस घटना का उन पर क्या असर हुआ? इसने अमेरिका के प्रति उनकी नफरत को एकदम पक्का कर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि पीसफुल तरीके, डेमोक्रेसी वगैरह काम नहीं करेंगे। सिर्फ मार्क्सवाद और आर्म्ड स्ट्रगल ही रास्ता है। और मेक्सिको में उनकी मुलाकात हिल्डा गार्डिया से हुई। थे जिसका मतलब होता है दोस्त या यार टाइप का। तो बस निकनेम पड़ गया। अच्छा, तो अर्नेस्टो से चे बनने की शुरुआत मेक्सिको में हुई। एक तरह से हाँ, मेक्सिको सिटी में वो डॉक्टर का काम भी कर रहे थे, फोटोग्राफी भी, रिसर्च भी, लेकिन क्रांति की तलाश मन में थी। और वहीं उनकी मुलाकात कास्ट्रो भाइयों से हुई। हाँ, पहले राउल कास्ट्रो से मिले, फिर राउल ने उन्हें अपने भाई फिदेल कास्ट्रो से मिलवाया। फिदेल कास्ट्रो, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? फिदेल क्यूबा को तानाशाह फुल्गेंशो बतिस्ता के राज से आजाद कराने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने 26 जुलाई मूवमेंट बनाया था। और चे उनसे जुड़ गए। तुरंत। कहते हैं पहली ही मुलाकात में वो फिदेल के जुनून, उनके विजन से इतने इंप्रेस हुए कि फौरन मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। उन्हें फिदेल में वो लीडर दिखा जिसकी उन्हें तलाश थी। फिदेल का जज्बा और चे के विचार, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था ये। फिर तो मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो गई होगी। बिल्कुल। मूवमेंट के बाकी सदस्यों के साथ चे ने भी गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग ली, सारी तकनीकें सीखी। अस्थमा के बावजूद ट्रेनिंग में बेस्ट परफॉर्म किया। उनके इंस्ट्रक्टर कर्नल एल्बर्टो बायो ने उन्हें सबसे बेहतरीन गुरिल्ला कहा था। वाह, तो अब वो डॉक्टर से एक ट्रेन्ड गुरिल्ला फाइटर बन चुके थे। हाँ, अब वो क्यूबा की क्रांति का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। क्रांति का आगाज कैसे हुआ? वो ग्रानमा यॉट वाली घटना। हाँ, वो बड़ा ड्रामेटिक था। नवंबर 1956 में 82 रेबल्स, फिदेल, राउल, चे समेत एक पुरानी सी यॉट ग्रानमा पर सवार होकर मेक्सिको से क्यूबा के लिए निकले। 82 लोग एक यॉट पर। मुश्किल सफर रहा होगा। बहुत ज्यादा। और लैंडिंग भी खराब हुई। उन्हें क्यूबा पहुंचते ही बतिस्ता की सेना ने घेर लिया और हमला कर दिया। तो कितने लोग बचे? बहुत कम, ज्यादातर मारे गए या पकड़े गए। मुश्किल से 20-22 लोग बचकर सिएरा माएस्त्रा के पहाड़ों तक पहुंच पाए। इनमें चे, फिदेल, राहुल भी थे। बस 20-22 लोग? क्रांति तो शुरू होने से पहले ही खत्म लग रही होगी। हाँ, हालात बहुत खराब थे। और यहीं चे के लिए वो मोमेंट आया जब उन्हें चुनना पड़ा। हमले के दौरान उनके पास एक मेडिकल किट थी और गोलियों का एक बक्सा। उन्होंने गोलियों का बक्सा उठाया। ये सिंबॉलिक था उनके डॉक्टर से फाइटर बनने का। सिएरा माएस्ट्रा के पहाड़ों में जिंदगी कैसी थी? बेहद कठिन। खाने की कमी, लगातार बारिश, कीड़े मकोड़े, खासकर मच्छर, जिनसे चे को सीवियर एलर्जी थी, और दुश्मन का खतरा तो था ही। लेकिन यहीं चे एक लीडर के तौर पे उभरे। बिल्कुल। फिदेल ने उनकी काबिलियत पहचानी। चे ने वहां हथियार बनाने की छोटी फैक्ट्री लगाई, रोटी पकाने के लिए अवन बनवाए, अनपढ़ किसानों, कंपीसियनों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए स्कूल खोले, हेल्थ क्लिनिक चलाए। और वो रेडियो स्टेशन भी। हाँ, रेडियो रेबेल्डे, गुप्त रेडियो स्टेशन, ये क्रांति की आवाज बना, लोगों तक उनकी बात पहुंचाने का जरिया। इसमें चे का बड़ा रोल था। फिदेल ने उन्हें कमांडांटे, कमांडर का रैंक दिया। वो फिदेल के बाद सबसे भरोसेमंद और अहम कमांडर बन गए। अनुशासन के मामले में कैसे थे? सुना है बहुत सख्त थे। हाँ, डिसिप्लिन को लेकर कोई समझौता नहीं करते थे। भगोड़ों, गद्दारों या मुखबिरों को मौत की सजा देने से भी नहीं हिचकिचाते थे। मौत की सजा? हाँ, उनकी डायरी में यूटीमियो ग्युएरा नाम के एक लोकल गाइड का जिक्र है, जिसने पैसे के लिए बतिस्ता की सेना को उनकी लोकेशन बता दी थी। उसे पकड़ा गया और चे ने खुद उसे गोली मारी। ओह, ये तो काफी क्रूर लगता है। हाँ, इसी वजह से कुछ लोग उन्हें क्रूर भी मानते हैं। उनका मानना था कि क्रांति में गद्दारी की सजा मौत ही है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने साथियों का बहुत ख्याल रखते थे, उन्हें पढ़ाते थे, मुश्किल वक्त में हौसला देते थे। फिदेल कास्ट्रो का क्या कहना था उनके बारे में? फिदेल उन्हें बहुत बुद्धिमान, बहादुर और एक महान लीडर मानते थे, लेकिन ये भी कहते थे कि चे जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं, बहुत दुस्साहसी हैं। लेकिन उनकी रणनीति काम आई? हाँ, उनकी लीडरशिप और गुरिल्ला टैक्टिक्स कामयाब रहीं। 1958 में बतिस्ता की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन वरानो, विद्रोहियों को खत्म करने के लिए, लेकिन वो बुरी तरह फेल हुआ। चे का इसमें अहम रोल था। और क्रांति का आखिरी चरण, सांता क्लारा की लड़ाई, वो क्लाइमैक्स था। क्रांति के आखिरी दौर में चे की टुकड़ी को पश्चिम की तरफ बढ़ने और लास विलास प्रांत पर कब्जा करने का मुश्किल टास्क मिला। दिसंबर 1958 के अंत में उन्होंने सेंता क्लारा शहर पर हमला किया। वहां तो बतिस्ता की सेना ज्यादा थी ना? हाँ, बहुत ज्यादा। बतिस्ता के करीब 3,500 सैनिक थे और चे के पास सिर्फ 300-350 लड़ाके। लेकिन चे ने कमाल की रणनीति अपनाई। उन्होंने शहर की घेराबंदी की
और सबसे मशहूर किस्सा है एक आर्म्ड ट्रेन को पटरी से उतारने का। बुलडोजर का इस्तेमाल करके पटरी उखाड़ दी। वाह। ये बतिस्ता के सैनिकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने हथियार डाल दिए। सांता क्लारा पर कब्जा क्रांति की निर्णायक मिलिट्री विक्ट्री थी। और इसके बाद बतिस्ता के लिए खेल खत्म हो गया। 1 जनवरी 1959 को वो क्यूबा छोड़कर भाग गया। 2 जनवरी को चे और कैमिलो सिएनफुएगोस की टुकड़ियां हवाना में दाखिल हुई। फिदेल कुछ दिन बाद पहुंचे। क्यूबा की क्रांति सफल हो गई थी। इस पूरी लड़ाई में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। क्रांति के बाद चे का रोल क्या रहा? अब वो सरकार में थे? हाँ, वो क्रांति के बाद क्यूबा के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गए। उन्हें क्यूबा की नागरिकता दी गई। उन्होंने अपनी पहली पत्नी हिल्डा गार्डिया को तलाक दिया और अपनी साथी रेबेल फाइटर अलीदा मार्स से शादी कर ली। और उन्हें क्या जिम्मेदारियां मिली? उनकी पहली बड़ी और सबसे विवादास्पद जिम्मेदारी थी हवाना के ला कबाना किले की जेल का कमांडर बनना। ला कबाना, यहीं पर वो मुकदमे और फांसियां हुई थी ना? हाँ, यहाँ बतिस्ता शासन के दौरान के युद्ध अपराधी माने जाने वाले लोगों जैसे पुलिस वाले, सेना के अफसर, जासूस, टॉर्चर करने वाले पर मुकदमे चलाए गए। इन्हें रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल्स कहा गया। चे इन ट्रायल्स और सजाओं की समीक्षा करते थे। और यहीं पर उन पर कसाई होने के आरोप लगते हैं। बिल्कुल। आलोचक कहते हैं कि यहाँ बिना निष्पक्ष सुनवाई के सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी गई और चे ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया, यहाँ तक कि टॉर्चर में भी शामिल रहे। वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि ये जरूरत थी, क्रांति को बचाना था और जिन्हें सजा मिली वो वाकई अपराधी थे। आंकड़े क्या कहते हैं? कितने लोगों को फांसी दी गई? अनुमान अलग अलग हैं। कुछ सोर्सेस 55 बताते हैं, कुछ 105 तक कहते हैं। उनके लाकवाना के कार्यकाल के दौरान ये साफ है कि चे मौत की सजा के समर्थक थे और क्रांति की रक्षा के लिए इसे जरूरी मानते थे। उन्होंने खुद भी इस बारे में लिखा है। हाँ, एक खत में उन्होंने लिखा था कि फांसी देना क्यूबा के लोगों की जरूरत और मांग दोनों है। हम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त क्यूबा की आम जनता में बतिस्ता के लोगों के खिलाफ भयंकर गुस्सा था। एक सर्वे में 93% लोगों ने इन ट्रायल्स का समर्थन किया था। अच्छा, कर्नल रोजास की फांसी का तो टीवी पर प्रसारण भी हुआ था ना? हाँ, वो काफी चर्चित रहा था, लेकिन फिर भी ये चे की लेगेसी का एक बहुत डार्क चैप्टर माना जाता है। ला कबाना के बाद? उसके बाद उन्होंने कई और अहम पद संभाले। नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा के प्रेसिडेंट बने। बैंक के प्रेसिडेंट चे? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, लगता है। और कहते हैं उन्होंने बैंक नोट्स पर सिर्फ चे साइन किया, जो शायद दिखाता था कि वो पैसे और पूंजीवादी सिस्टम को कितना नापसंद करते थे। और फिर उद्योग मंत्री भी बने। हाँ, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ उन्होंने क्यूबा की इकोनॉमी को पूरी तरह बदलने की कोशिश की। क्या कोशिशें की उन्होंने? सबसे अहम था कृषि सुधार कानून, एग्रेरियन रिफॉर्म लॉ। बड़ी बड़ी जमीनें जिनमें अमेरिकी कंपनियों की भी जमीनें थीं, उन्हें जब्त करके या तो किसानों में बांटा गया या सरकारी फार्म बनाए गए। इससे तो अमेरिका और नाराज हुआ होगा। जाहिर है, अमेरिका क्यूबा रिश्ते और खराब हो गए। इसके अलावा चे ने नेशनल लिटरेसी कैंपेन पर बहुत जोर दिया। हाँ, ये तो काफी सफल रहा था शायद। बेहद सफल। 1961 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया गया। हजारों वॉलंटियर्स, ज्यादातर युवा, गांवों में गए और लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। क्यूबा की लिटरेसी रेट 60-70% से बढ़कर 96% तक पहुंच गई। एक बड़ी उपलब्धि थी। चे का एक और बड़ा आइडिया था नया इंसान, एल ओम्ब्रे नुएवो। हाँ, एल ओम्ब्रे नुएवो, ये उनका एक कोर आइडिया था। वो चाहते थे कि क्यूबा के लोग पूंजीवादी लालच, स्वार्थ को छोड़ दें और नैतिक प्रेरणाओं, मॉरल इंसेंटिव से काम करें। निस्वार्थ हों, मेहनती हों, बराबरी में यकीन रखें, एंटी इंपीरियलिस्ट हों। मतलब वो सिर्फ आर्थिक सिस्टम नहीं, इंसान को भी बदलना चाहते थे। बिल्कुल। वो खुद भी मिसाल पेश करने की कोशिश करते थे। मंत्रालय का काम तो करते ही थे, साथ में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते, खेतों में गन्ना काटने जाते, वॉलंटरी लेबर पर जोर देते थे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? उनकी आर्थिक नीतियां कितनी सफल रही? ज्यादातर नहीं। उन्होंने मटेरियल इंसेंटिव्स खत्म करने की कोशिश की, उसकी जगह सर्टिफिकेट वगैरह दिए या लापरवाही पर वेतन काटा। उन्होंने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक 4 ईयर प्लान बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? इकोनॉमी नीचे गई, चीजों की कमी होने लगी और 1962 में राशनिंग शुरू करनी पड़ी। चे ने बाद में खुद माना कि योजना असलियत से दूर थी, खासकर चीनी उत्पादन को कम आंकने की गलती हुई। क्यूबा की इकोनॉमी पर ग्रेट डिबेट भी हुई कि क्या नैतिक प्रेरणाओं पर जोर दिया जाए, जैसा चे चाहते थे, या पहले चीनी बेचकर पैसा कमाया जाए। इस दौरान क्यूबा पर हमले का खतरा भी था, बे ऑफ पिग्स। हाँ, अप्रैल 1961 में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ, जिसे CIA ने स्पॉन्सर किया था। चे ने उस हमले को नाकाम करने वाली मिलिशिया को ट्रेन करने में अहम भूमिका निभाई थी। और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? हाँ,
1962 का क्यूबन मिसाइल संकट। इसमें सोवियत न्यूक्लियर मिसाइलें क्यूबा लाने में चे का सेंट्रल रोल था। वो इसके बड़े समर्थक थे। लेकिन जब सोवियत संघ ने मिसाइलें वापस हटा ली, तब चे बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्हें लगा सोवियत यूनियन ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और क्यूबा को अकेला छोड़ दिया। अरे वाह। हाँ, उन्होंने एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में कहा कि अगर मिसाइलें क्यूबा के कंट्रोल में होती तो उन्हें न्यूयॉर्क और दूसरे अमेरिकी शहरों पर दाग देते। बाप रे, ये तो बहुत एक्सट्रीम बात थी। हाँ, इस घटना ने उन्हें सोवियत संघ के मॉडल से भी बहुत दूर कर दिया। वो सोवियत यूनियन की खुलकर आलोचना करने लगे थे। तो क्यूबा में उनका रोल धीरे धीरे बदल रहा था। हाँ, लगता है क्यूबा की आंतरिक राजनीति, अर्थव्यवस्था की समस्याएं और सोवियत संघ से बढ़ते मतभेद, इन सब ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्रांति फैलाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने यूएन में भाषण भी दिया था। हाँ, दिसंबर 1964 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्यूबा का प्रतिनिधित्व किया। बहुत जोरदार भाषण था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की निंदा की, अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव पर बोला, लैटिन अमेरिका को 200 मिलियन भाइयों का परिवार कहा और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। न्यूयॉर्क में उन पर हमले की कोशिश भी हुई थी। हाँ, 2 बार। एक बार किसी ने चाकू से हमला करने की कोशिश की, दूसरी बार किसी ने बिल्डिंग पर बजूका दागने की। दोनों नाकाम रहीं। इसके बाद वो वर्ल्ड टूर पर निकल गए। हाँ, 3 महीने की लंबी यात्रा पर चीन गए, नॉर्थ कोरिया, मिस्र, अल्जीरिया, घाना, कई और अफ्रीकी देश, आयरलैंड भी गए अपनी आयरिश जड़ों को याद करने। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वो मशहूर लेख लिखा था, सोशलिज्म एंड मैन इन क्यूबा। हाँ, इसी दौरान लिखा था। इसमें उन्होंने अपने नए इंसान और पूंजीवाद विरोधी विचारों को और विस्तार से बताया। लेकिन फिर अल्जियर्स में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि बात बिगड़ गई? फरवरी 1965 में अल्जियर्स में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भाषण दिया, वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने खुले मंच से समाजवादी देशों, खासकर सोवियत संघ, पर आरोप लगाया कि वो भी पश्चिमी देशों की तरह तीसरी दुनिया का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर। ये तो सीधी टक्कर थी सोवियत यूनियन से। बिल्कुल। और क्यूबा उस वक्त सोवियत मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर था। जब वो क्यूबा लौटे तो फिदेल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत तो किया, लेकिन तनाव साफ महसूस हो रहा था। और इसके कुछ ही समय बाद वो गायब हो गए। हाँ, मार्च 1965 के बाद वो पब्लिक लाइफ से पूरी तरह गायब हो गए। महीनों तक किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। क्या वजह बताई गई? मतलब कयास क्या थे? कई थियरीज थीं कि उनकी आर्थिक नीतियां फेल हो गई, इसलिए उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, या सोवियत संघ ने दबाव डाला, या फिदेल के साथ उनके वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि साथ काम करना मुश्किल हो गया था। और फिर फिदेल ने वो चिट्ठी पढ़ी। हाँ, अक्टूबर 1965 में फिदेल कास्ट्रो में एक लंबी स्पीच में चे का लिखा विदाई पत्र, फेयरवेल लेटर, पढ़कर सुनाया। इसमें चे ने क्यूबा में अपने सभी पद, अपनी नागरिकता, सब कुछ छोड़ने और दुनिया में कहीं और जाकर क्रांति के लिए लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा कि दुनिया के दूसरे देश मेरी मामूली कोशिशों की मांग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्यूबा से उनकी विदाई थी। हाँ, और अब उनका मिशन था क्रांति का निर्यात करना, एक्सपोर्टिंग द रेवोल्यूशन। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अफ्रीका को चुना, कॉन्गो। हाँ, चे का मानना था कि अफ्रीका साम्राज्यवाद की सबसे कमजोर कड़ी है। तो 1965 में वो भेष बदलकर सीक्रेटली कॉन्गो पहुंचे। वहां क्या मकसद था? वहां उस वक्त सिम्बा विद्रोह चल रहा था। चे का प्लान था कि वो क्यूबा से आए करीब 100-120 ब्लैक फाइटर्स के साथ मिलकर उन विद्रोहियों को ट्रेनिंग देंगे, उनकी मदद करेंगे। उन्होंने वहां के एक विद्रोही नेता लॉरेंट डेजिरे कबीला के साथ काम करने की कोशिश की। लेकिन ये मिशन कामयाब नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह फेल हो गया। चे को लोकल लड़ाकों के अनुशासन की कमी, उनके अंधविश्वास और लड़ने की इच्छा की कमी से बहुत निराशा हुई। कबीला से भी उनका मोह भंग हो गया, उन्हें वो भरोसेमंद नहीं लगे। और दुश्मन की तरफ से? दूसरी तरफ जो कॉन्गो की सरकारी सेना थी, उसे अमेरिकी CIA और साउथ अफ्रीका के भाड़े के सैनिकों, मर्सिनरीज का पूरा सपोर्ट था। माइक होर जैसे कुख्यात मर्सिनरी लीडर उनके खिलाफ थे। उन्होंने चे के कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किए, उनके बेस का पता लगा लिया। तो चे को वहां से निकलना पड़ा। हाँ, करीब 7 महीने की नाकाम कोशिशों के बाद नवंबर 1965 में उन्हें और बाकी बचे क्यूबन्स को निराश होकर कॉन्गो छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी कॉन्गो डायरी की पहली लाइन ही लिखी है, ये एक असफलता की कहानी है। कॉन्गो की असफलता के बाद? उसके बाद वो कुछ समय तक छिपे रहे, डर एस सलाम, प्राग, यूरोप में भी कुछ वक्त रहे। उन्होंने कॉन्गो के अपने अनुभव लिखे और अगले मिशन की तैयारी की।
क्यूबा वो वापस जा नहीं सकते थे क्योंकि फिदेल उनका विदाई पत्र पब्लिक कर चुके थे। वहां से पूरे लैटिन अमेरिका में क्रांति की आग जलाई जाए। उन्होंने अपनी पहचान कैसे छिपाई? पूरा हुलिया बदल लिया, दाढ़ी काट दी, बाल काट दिए और रंगे, चश्मा लगा लिया। एक नकली उरुग्वेन बिजनेसमैन एडोल्फो मेना गोंजालेस के नाम से नकली पासपोर्ट पर नवंबर 1966 में बोलिविया पहुंचे। और वहां उन्होंने अपनी गुरिल्ला फोर्स बनाई। हाँ, नांकावाजू के एक बहुत दूर दराज जंगली इलाके में अपना बेस कैंप बनाया। करीब 50 लड़ाकों की एक फोर्स तैयार की, ELN, एक्सército de Liberación Nacional de Bolivia। इसमें कुछ क्यूबन थे, कुछ बोलिवियन और कुछ दूसरे देशों के। शुरुआत कैसी रही? शुरुआत में उन्हें बोलिवियन आर्मी के खिलाफ कुछ छोटी-मोटी कामयाबियां मिली, कुछ हथियार छीने, लेकिन मुश्किलें बहुत जल्दी सामने आने लगी। क्या मुश्किलें थी? सबसे बड़ी मुश्किल थी लोकल सपोर्ट न मिलना। सियरा माएस्त्रा के उलट यहाँ के गरीब किसानों ने उनका साथ नहीं दिया। वो उनकी भाषा केचुआ भी नहीं बोलते थे। कई बार तो किसानों ने ही सेना को उनकी खबर दे दी। और बोलिविया की कम्युनिस्ट पार्टी? उसने भी धोखा दिया। पार्टी के लीडर मारियो मोंजे ने उनसे मुलाकात तो की, लेकिन मदद करने से इनकार कर दिया। चे ने अपनी डायरी में बोलिवियन कम्युनिस्ट पार्टी को अविश्वासी, बेवफा और बेवकूफ लिखा। और बाहरी मदद? वो भी नहीं मिली। उन्हें ये ठीक से पता ही नहीं था कि अमेरिकी सरकार ने बोलिवियन आर्मी की मदद के लिए CIA एजेंट्स और US आर्मी स्पेशल फोर्सेस ग्रीन बेरेट्स भेज दिए हैं। उनके पास क्यूबा से मिले 2 शॉर्टवेव रेडियो ट्रांसमीटर भी खराब निकले। मतलब वो पूरी तरह कट गए थे। हाँ बिल्कुल, सप्लाई लाइन कट गई, क्यूबा से कोई संपर्क नहीं रहा। वो पूरी तरह अलग थलग पड़ गए थे। उनकी टुकड़ी छोटी होती जा रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, मारे जा रहे थे या छोड़कर भाग रहे थे। चे खुद अस्थमा के अटैक से बुरी तरह परेशान थे। आखिर में वो पकड़े कैसे गए? अक्टूबर 1967 तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 7 अक्टूबर को एक मुखबिर ने बोलिवियन स्पेशल फोर्सेस को यूरो घाटी में उनके कैंप की लोकेशन बता दी। और 8 अक्टूबर को हमला हुआ। हाँ, 8 अक्टूबर की सुबह सेना ने घाटी को घेर लिया। लड़ाई हुई, चे की राइफल में गोली लगी जिससे वो बेकार हो गई। उनके पैर में भी गोली लगी, वो लड़ने की हालत में नहीं रहे। उन्हें और एक साथी विली क्यूबा को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर उन्होंने क्या कहा? एक बोलिवियन सार्जेंट बर्नार्डिनो हुआंका के मुताबिक घायल चे ने अपने हथियार डालते हुए कहा, गोली मत चलाना, मैं चे ग्वारा हूं और मैं तुम्हारे लिए जिंदा ज्यादा कीमती हूं बजाय मुर्दा के। उन्हें कहाँ ले जाया गया? पास के एक छोटे से गांव ला हिगुएरा ले जाया गया। वहां एक टूटे-फूटे मिट्टी के स्कूल की इमारत में उन्हें रात भर रखा गया। क्या वहां उनसे पूछताछ हुई? बोलिवियन अफसरों ने कोशिश की, लेकिन चे ने जवाब देने से इनकार कर दिया। हाँ, आम सैनिकों से उन्होंने थोड़ी बात की। एक कहानी है कि जब एक अफसर फेलिक्स रोड्रिगेज, CIA का एजेंट जो बोलिवियन आर्मी के साथ था, हट में आया तो चे ने उसके मुंह पर थूक दिया। एक और किस्सा है कि जब एक अफसर ने उनका पाइप छीनने की कोशिश की तो उन्होंने उसे लात मार दी। मतलब उनका तेवर कायम था। अगली सुबह 9 अक्टूबर को क्या हुआ? अगली सुबह उन्होंने गांव की 22 साल की स्कूल टीचर जूलिया कोटेस से मिलने की इच्छा जताई। उनसे स्कूल की खराब हालत पर बात की, कहा कि यहाँ पढ़ाना एंटी पेडागोजिकल है, जबकि सरकारी अफसर मर्सिडीज कारों में घूमते हैं। और फिर उन्हें मारने का आदेश आया। हाँ, उसी सुबह बोलिवियन के राष्ट्रपति रने बैरियंतोस ने चे को तुरंत मारने का आदेश दे दिया। वो नहीं चाहते थे कि चे पर मुकदमा चले और वो फिर से हीरो बन जाएं। ये आदेश किसने पहुंचाया? CIA का क्या रोल था? आदेश ला हिगुएरा तक CIA एजेंट फेलिक्स रोड्रिगेज ने ही पहुंचाया। हालांकि कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार चाहती थी कि चे को जिंदा पनामा ले जाकर पूछताछ की जाए, लेकिन बोलिवियन सरकार ने फैसला कर लिया था। फांसी किसने दी? फांसी देने के लिए बोलिवियन आर्मी के एक 27 साल के सार्जेंट मारियो ट्रैन ने वॉलंटियर किया। कहते हैं वो नर्वस था। रोड्रिगेज ने उसे निर्देश दिया कि चेहरे पर गोली ना मारे, ताकि ऐसा लगे कि चे लड़ाई में मारे गए हैं, ना कि एग्जीक्यूट किए गए। चे के आखिरी शब्द क्या थे? जब तिरान हट में हिचकिचाते हुए घुसा तो चे ने उसे देखा और कहा, मुझे पता है तुम मुझे मारने आए हो, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक आदमी को मारने जा रहे हो। और तिरान ने गोली चला दी। हाँ, उसने पहले पैरों और बाहों में गोली मारी ताकि वो खड़े न हो सकें। फिर सीने में कई गोलियां मारी। दोपहर करीब 1:10 पर 9 अक्टूबर 1967 को चे गुएवेरा को मृत घोषित कर दिया गया। उन्हें कुल 9 गोलियां मारी गई थी। मौत के बाद क्या हुआ? उनके शरीर का क्या किया गया? उनके शव को हेलीकॉप्टर से पास के बड़े कस्बे वाई ग्रांडे ले जाया गया। अच्छा। वहां एक अस्पताल के लॉन्ड्री सिंक पर लिटाकर मीडिया के सामने डिस्प्ले किया गया, तस्वीरें ली गई। लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? सैकड़ों स्थानीय लोग शव देखने आए। कई लोगों को उनका चेहरा ईसा मसीह जैसा लगा। अच्छा। कुछ औरतों ने उनके बाल काटकर तावीज की तरह रख लिए।
वो एक अजीब सा माहौल था। और फिर बाद में पहचान पुख्ता करने के लिए एक मिलिट्री डॉक्टर ने उनके हाथ काट दिए। उन्हें फॉर्मल्डिहाइड में प्रिजर्व करके ब्यूनस आयर्स भेजा गया फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए। और फिर शव को बाकी साथियों के साथ वाई ग्रांडे एयर स्ट्रिप के पास एक गुप्त जगह पर दफना दिया गया। उनकी डायरी का क्या हुआ? हाँ, उनके साथ उनकी बुलीवे डायरी, कुछ कविताओं का कलेक्शन और एक छोटी कहानी भी मिली थी। ये डायरी बाद में दुनिया भर में छपी और बेस्टसेलर बनी। फिडेल कास्ट्रो ने कब कंफर्म किया? फिदेल ने 15 अक्टूबर को हवाना में चे की मौत की पुष्टि की। क्यूबा में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। 18 अक्टूबर को हवाना के प्लाजा डेला रेवोल्यूशन में लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई। उस रैली में फिदेल ने क्या कहा? फिदेल ने एक बहुत भावुक भाषण दिया और चे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लोग कैसे हों, तो हमें कहना चाहिए, उन्हें चे जैसा होने दो। If we wish to express what we want the men of future generations to be, we must say, let them be like Che. चे की मौत के बाद दुनिया भर में क्या रिएक्शन हुआ? जबरदस्त। खासकर स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, लेफ्टिस्ट ग्रुप्स के बीच में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। पेरिस, बर्लिन, लंदन, कलकत्ता, सब जगह विरोध प्रदर्शन हुए। चे रातों रात शहादत और क्रांति के प्रतीक बन गए। और वो तस्वीर, गैरिलेरो हीरोइक। हाँ, अल्बर्टो कॉर्दा की खींची वो तस्वीर जो उन्होंने 1960 में ली थी, चे की मौत के बाद दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस की जाने वाली तस्वीरों में से एक बन गई। टी शर्ट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, म्यूरल्स, हर जगह चे का चेहरा छा गया। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, उनकी विरासत बहुत पोलराइज्ड है। बिल्कुल। एक तरफ नेल्सन मंडेला उन्हें प्रेरणा मानते थे, जॉन पॉल सार्त्रे ने उन्हें हमारे समय का सबसे पूर्ण इंसान, मोस्ट कंप्लीट ह्यूमन बीइंग ऑफ आवर एज कहा। उनके लिए चे आदर्शवाद, त्याग और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ इसने सैकड़ों लोगों की मौत का आदेश दिया जो एक तानाशाही सरकार का हिस्सा थे और जिनकी आर्थिक नीतियां फेल हुई। क्यूबा में यूमैप जैसे लेबर कैंप्स को भी उनके नए इंसान के आइडिया से जोड़ा जाता है। उनके विचारों का क्या हुआ? ग्वेवेरिज्म या फोको थ्योरी? उनके आर्थिक विचार जैसे नैतिक प्रोत्साहन पर जोर क्यूबा में लागू तो हुए, लेकिन बहुत सफल नहीं रहे। बाद में क्यूबा ने भी ज्यादा प्रैक्टिकल नीतियां अपनाई। उनकी फोको थ्योरी की एक छोटा सा गुरिल्ला ग्रुप फोको भी जनता को साथ लेकर क्रांति ला सकता है। क्यूबा में तो चली, पर कॉन्गो और बोलीविया में बुरी तरह फेल हुई। लैटिन अमेरिका के कई मूवमेंट्स इससे इंस्पायर हुए, पर ज्यादातर नाकाम रहे। अर्जेंटीना में भी उनका असर रहा? हाँ, कुछ हद तक, खासकर रेवोल्यूशनरी पेरोनिज्म पर। कहते हैं खुद पेरो ने भी उनकी तारीफ की थी। उनके अवशेष बाद में मिल गए थे ना? हाँ, काफी सालों बाद 1997 में क्यूबा और अर्जेंटीना के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने बोलीविया में उनके और उनके साथियों के अवशेष खोज निकाले। उन्हें क्यूबा लाया गया और सांता क्लारा शहर में एक बड़ा मकबरा, चे गेवेरा मौजूलियम बनाया गया, जहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। तो चे गेवारा की कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल तो यही है कि एक व्यक्ति जो समानता, मानवतावाद, गरीबों के लिए लड़ने की बात करता था, वो क्रांति के नाम पर इतनी हिंसा, इतनी कठोरता का इस्तेमाल कैसे सही मान सकता था? क्या लक्ष्य हमेशा साधनों को सही ठहराता है? और ये भी कि कैसे एक जटिल, विवादास्पद क्रांतिकारी का चेहरा आज टी शर्ट और बिकनी पर बिकने वाला एक फैशन आइकॉन, एक कमोडिटी बन गया है। हाँ, क्या लोग आज उस चेहरे के पीछे के इंसान, उसके विचारों, उसके कामों, अच्छे और बुरे दोनों को समझते हैं, या सिर्फ एक रोमांटिक, रेबेलियस इमेज को अपना रहे हैं? ये चे गेवारा की लेगेसी से जुड़े कुछ मुश्किल सवाल हैं जिन पर आज भी बहस जारी है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।